पहाड़ों ने मेरी नाव को धोखा दिया, मैं भंवर में तैरने का हौसला रखने लगा। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश की बजट की बात होगी। अखिलेश की अटैची से क्या क्या निकला आज उत्तर प्रदेश के लिए, ये आज इसके समझने का और समझाने का वक्त है। इसकी समीक्षा आज हम करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बजट में अखिलेश यादव ने क्या कुछ दिया है। किसी भी देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य ने 3,46,000 करोड़ का बजट पेश करके एक नया कीर्तिमान पूरे देश में स्थापित किया है। अखिलेश यादव के ये बजट को उन्होंने खुद नौजवान और किसानों के बजट का नाम दिया है। ये यूथ और फार्मर्स ओरिएंटेड पीपल्स बजट के नाम पर अखिलेश यादव ने कहा है। और जिस तरह से एलोकेशंस इस पूरे बजट प्रक्रिया के दौरान हुई है, उससे ये लग गया है कि ये चुनावी बजट है और अखिलेश यादव इस बजट को पीपल्स बजट बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो सबसे बड़ा बजट देश का किसी भी राज्य का अखिलेश यादव ने 5वीं बार पेश किया है और ये दिखाने की कोशिश की कि उन्होंने समाज के सभी वर्ग, सभी तबके, सभी लोगों के लिए सब कुछ न कुछ उन्होंने रखा है। विकास के संदर्भ में चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान किया हो या फिर समाजवादी पेंशन योजना का दायरा बढ़ाकर 55 लाख किया जाना हो, तमाम और दुर्घटना बीमाओं और तमाम माध्यमों से 1,16,00,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को सीधे बेनिफिट देने की योजना बनाई है। और पहली बार किसी राज्य में देश भर में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश प्रणाली लागू की गई है कृषि विभाग में। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बड़ी उपलब्धि है कि आगरा एक्सप्रेसवे जरूर बन रहा है लखनऊ तक, लेकिन अब पूर्वांचल एक्सप्रेस भी समाजवादी एक्सप्रेस के नाम पर बनेगा। और जमीन के अधिग्रहण के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में कर दिया गया है। अब तक 46,000 करोड़ के निवेश का दावा भी किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार का लोक लुभावन बजट नौजवानों और किसानों के लिए अखिलेश यादव ने पेश किया है। तो इस बजट की आज हम समीक्षा करेंगे। पिछले 4 वित्तीय वर्षों के दौरान क्या कमियां रही उसकी भी बात करेंगे। उन बजट में क्या क्या कमियां रह गई और इस बार के बजट से और क्या एक्सपेक्टेशंस थी अखिलेश यादव से, इस विषय पर विशेष चर्चा करेंगे। तो 4 खास मेहमान आज स्टूडियो में मेरे साथ इस विषय पर बातचीत के लिए मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में बिजनेस पत्रिका, बिजनेस अखबार, बिजनेस स्टैंडर्ड के उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ सिद्धार्थ कलहंस मेरे साथ विशेष तौर पर चर्चा में मौजूद हैं। और उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक और उत्तर प्रदेश के बहुत जाने शास्त्री और आज सुबह से बजट पर ईटीवी पे चर्चा में मौजूद है मेरे साथ डॉक्टर रहीस सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। जूही सिंह जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि बजट में आप अखिलेश को 10 में कितने नंबर दे रही हैं? 10 में 10 दूंगी। और शुरू से हम अपने जो ये हमारा आखिरी बजट इस सरकार का है, शुरू से हम अपनी चुनावी वादों को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वर्ष उन्होंने युवा और किसान को समर्पित किया है, पिछली बार हमने मातृत्व को समर्पित किया था और उसी हिसाब से बजट में प्राविधान भी किया है। युवाओं के लिए, पूर्वांचल के लिए, बुंदेलखंड के लिए, कृषि के लिए, स्वरोजगार योजना युवाओं के लिए, जहां जहां हमें कमी लगी है और हर जिले में कुछ न कुछ देने की कोशिश हमने जरूर की है। एक बहुत ही बेहतरीन बजट है। इसको चुनाव से न जोड़ा जाए क्योंकि ये हमारी प्राथमिकता है। जोड़ेंगे क्योंकि अगले साल तो चुनाव है। तो इस तरह का पॉपुलर बजट आप पिछले 4 साल लाए होते तो शायद आज हमारी दशा उत्तर प्रदेश की और बेहतर होती। तो इस तरह के बजट पहले भी लाया करिए आप। कोशिश पिछले 4 साल से यही रही है कि कुछ न कुछ प्राथमिकताएं लेकर काम करें और किसी न किसी वर्ग को, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने महत्ता दी पिछले 3 साल से और साथ में सामाजिक प्राविधान भी किया है। तो सोशल सेक्टर में जो बजटरी प्रोविजंस और जगह काटे जा रहे हैं वो हमने नहीं काटे हैं। और समाजवादी पेंशन योजना, निर्धन कन्याधन योजना, ये सारी योजनाएं हम सोशल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर को बैलेंस लेकर बिजली के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में लेकर चल रहे हैं। शायद पिछले 2 साल से प्राथमिकताएं इंफ्रास्ट्रक्चर थी, इस बार सामाजिक सेक्टर भी है। सिद्धार्थ कलहंस बहुत जाने माने बिजनेस पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के। सिद्धार्थ, मैं सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इस बजट को लेकर। बजट चुनाव के नजरिए से बनाया गया है और जब आप अंकों की बात कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग के नाम पर इस बजट को जैसा जूही जी ने कहा 10 में 10 अंक दे सकते हैं। अब आप बजट के एग्जीक्यूशन पे, इसीलिए एनालिसिस के लिए आपको बुलाया मैंने, और बजट के एग्जीक्यूशन पे और बजट के सामने रोड ब्लॉक्स क्या आएंगे, क्या चुनौतियां सामने पेश आएंगी, अगर उस पर देखा जाए 64 नंबर पन्ने पर अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, मुख्यमंत्री का कहना है कि बजट में 13,842 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।
नई योजनाओं के नाम पर 13,842 करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं। बाकी पुरानी योजनाओं का बाकी एक्सटेंशन पुरानी योजनाओं का एक्सटेंशन है या रिहाइश किया गया है या फंड्स की रिशफलिंग है, तो ये है। और समाजवादी पेंशन योजना का जो दायरा बढ़ाया गया है, 45 लाख का जो लक्ष्य था उसके मुकाबले 40 लाख ही हो पाया था। इस बार 15 लाख और एडिशन का प्लान है। तो मुझे लगता है कि चुनाव के समय इससे ज्यादा मुफीद एक तरीका क्या हो सकता था। और जिस डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की बात आपने की है, डीबीटी, इस डीबीटी को लेकर किसी जमाने में केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी इसकी सबसे विरोधी थी, और जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको सफलता से लागू कर दिया तो आज इसकी वाहवाही हो रही है और हर जगह इसको इम्प्लीमेंट मेरे ख्याल से सिद्धार्थ पहला राज्य है जिसने डीबीटी लागू किया। जी, डीबीटी लागू किया है। कृषि के क्षेत्र में डीबीटी लागू करने वाला ये पहला राज्य है और जिसने सफलता से लागू कर दिया है। और इसका सबसे ज्यादा विरोध वो कर रहे हैं जो केंद्र में सत्ता में इस वक्त हैं, लेकिन आज वो सब इसी को मॉडल मान रहे हैं। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में अगर अगला वित्तीय वर्ष, तो ये अखिलेश का इलेक्शन बजट है। बिल्कुल इलेक्शन बजट है। इसकी सारी घोषणाएं, इसके सारे वो इलेक्शन के उस पर है। बस एक प्रश्न चिन्ह है। सबसे बड़ी चुनौती सामने आने वाली है जब 1 अप्रैल को 7वां वेतन आयोग केंद्र सरकार लागू कर देगी। उसका प्रावधान इस बजट, ये चीज साइलेंट है। ये चीज साइलेंट है और उसके लिए बहुत बड़े पैसे की जरूरत है। विजय बहादुर पाठक, भारतीय जनता पार्टी की पहली प्रतिक्रिया बताइए। अखिलेश जी वित्त मंत्री आज तो खुश होंगे, आप आज भी दुखी हैं। नहीं, वित्त मंत्री के रूप में अखिलेश जी ने निराश किया इस बजट को पेश करते समय। और जो सरकार में जारी कंफ्यूजन है वो बजट पेश करते समय भी दिखा। जिस लैपटॉप योजना को बंद मान के चल रहे थे उसमें 100 करोड़ का प्रावधान है। कन्या विद्या धन योजना जो पहले नहीं लागू थी, इस बार उसमें ठीक से प्रावधान उन्होंने किया है। सिद्धार्थ जी ने ठीक कहा कि पेंशन योजना के बारे में वो 55 लाख का लक्ष्य है, लेकिन 45 लाख कह रहे थे, 40 लाख ही हो पाया, 4 लाख वो दे नहीं पाए। और जिस कृषि की बात वो करते हैं, किसान वर्ष उन्होंने कहा था, उस किसान वर्ष की स्थिति है कि 32% केवल वो पैसा खर्च कर पाए। उच्च शिक्षा में केवल 13% पैसा खर्च कर पाए हैं। मध्य माध्यमिक शिक्षा में केवल 17% खर्च कर पाए हैं। 31 जनवरी तक 2 महीने शेष है, कैसे पैसा खर्च करेंगे? कोई भी व्यक्ति पिछली गलतियों से सुधार करता है, पर पिछली गलतियों से सरकार ने सुधार नहीं किया। यह सरकार 4 वर्षों से लगातार बजट न खर्च कर पाने की आरोपी है। उसको सुधार करते हुए जहां ये खर्च कर पाते वहां पैसे का प्रावधान करते, पर केवल बजट का आकार बढ़ाने के लिए और एक ट्रेडिशनल कर दिया कि साहब वाणिज्य कर से 10% मिलेगा, आबकारी से 10% मिलेगा, मनोरंजन से 10% मिलेगा, सारी जगहों से 10% तकलीफ क्यों? अगर आपने बजट पर चर्चा की और आप कहते हैं कि आपको तकलीफ क्यों नहीं है? अगर आप बजट के प्रावधानों पर मैं पूछ रहा हूं कि अगर 10% वृद्धि की तो 15% बढ़ा दें, 5 बढ़ा दें, तो इसमें परेशानी क्या है? राज्य का बजट है और तकलीफ तो ब्रजेश जी आप ही ने पैदा कर दी है, उनके लोगों ने पैदा कर दी है। अगर उनके लोग ही, कौन लोग हैं जो उनकी पतवार को, उनकी नाव को डुबोने में लगे हुए, उन पतवारों को हाथ दिए हुए हैं? हाँ जी, बार बात है कि उन्होंने अपने उन्होंने खुद कहा बजट भाषण में 2 शेर पढ़े हैं और उसमें ये कहा ये बात कि भाई ये तो चिन्हित होना चाहिए ना कि वो कौन हाथ हैं और जो उनकी जो नाव की पतवार है उसको डुबोने में लगे हुए हैं। बाजी से बाप बेटा केवल राजनीति करेंगे, जनता सवाल पूछेगी। वो कहते हैं कि करप्शन मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये कहते हैं कि साहब लोग पतवारें डुबो दे रहे हैं। डॉक्टर रईस सिंह, एक आर्थिक विश्लेषक तौर पर मैं आपके इस बजट के बारे में प्रतिक्रिया, बजट को कितने नंबर दे रहे हैं और बजट को लेकर विजन क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, और सामाजिक दृष्टिकोण से बजट कितना महत्वपूर्ण है? अभी मैं इसका एक क्लासिफिकेशन कर रहा था। तो जैसे मैंने इसमें 8 सेगमेंट मूल छांटे जो प्रदेश को आगे ले जाने में है। तो आप देखिए इसमें कृषि और उसकी सहायक जो योजनाएं हैं, जिसमें सिंचाई सहित 1,37,845 करोड़, यानी 50% से अधिक। दूसरा, अगर आप इसमें देखें जो ग्रामीण विकास है उस पर भी लगभग 25,700 करोड़ रुपए। उसके बाद इंफ्रा पर 23,735 करोड़ रुपए, औद्योगिक विकास पर 90,592 करोड़ रुपए, सामाजिक सुरक्षा पे 10,346 करोड़ रुपए। ये अगर हम इन सबको लें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बजट बैलेंस नहीं है। अब देखिए ग्रामीण विकास को अगर दिया तो औद्योगिक विकास को भी 90,592 करोड़ दिया। तो विजन तो क्लियर है, विजन पे 10 में 10। विजन में फोकस रूरल एरिया ज्यादा है या अर्बन एरिया ज्यादा है या इंडस्ट्री ज्यादा है? मैंने पहले कहा 1,37,845 करोड़ रुपए रूरल सेक्टर के लिए है। करेक्ट है। 346 तो स्वाभाविक सा रूरल उनके है। दूसरा उनको पॉलिटिकली भी सूट करता है, बिल्कुल सूट करता है।
दूसरा इन्होंने क्या किया, रूरल को आप अर्बन से कनेक्ट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर इन्होंने सेकंड नंबर पे खर्च किया है। और उसके बाद जो आए हैं तब नगर विकास पे 5,244 करोड़ केवल नगर को इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। तो यहां पर एक असंतुलन, वजह क्या आप महसूस करते हैं कि नगर अर्बन एरिया थोड़ा पिछड़ रहे हैं जो या ये पूर्व की भांति चूंकि नगर विकास ऐसा विभाग रहा है जहां योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाया। देखिए, कभी 23%, कभी 34% से ज्यादा बजट खर्च नहीं कर पाते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं 100% सहमत मुझे हूं। लगता है कम पैसा दिया, ठीक दिया, यही इस्तेमाल कर लो। नहीं, तो एग्जीक्यूटिव इनका जो है वो बड़ा गड़बड़ है, उस पर कंट्रोल नहीं है। बात जैसे विजन की जो आपने की थी, तो मुझे वो बैलेंस लगा और इन्होंने ठीक किया जो किया। हाँ, नंबर जहां तक देने की बात है तो मैं 9 नंबर दूंगा, 1 काट लूंगा, क्योंकि जो गांव को इन्होंने मुझे लगता है आपके 9 नंबर इनके लिए बहुत भारी डिस्टिंक्शन। नहीं, नो डाउट है, लेकिन जो एलोकेशन है, एग्जीक्यूशन क्या होगा ये तो कल तय करेगा। लेकिन जो एलोकेशन है उस पे मुझे मतलब सेटिस्फैक्शन। जूही सिंह जी, सबसे बड़ा एक देखिए, इस पूरी चर्चा के दौरान एक महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई। नो डाउट बजट इज गुड, वेरी गुड। 10 में 9 नंबर अगर डॉक्टर रहीस सिंह जैसे कड़ा एग्जाम लेने वाले अर्थशास्त्री दे रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन एक गंभीर प्रश्न भी इन्होंने उठाया है कि बजट का जो इम्प्लीमेंटेशन आप पूरे फाइनेंशियल ईयर है उसका सही से एग्जीक्यूशन आपके एग्जीक्यूटिव यानी अधिकारी लोग, आपके मिनिस्टर्स नहीं कर पा रहे। बजट का एक बड़ा हिस्सा है जो अनयूटिलाइज्ड रह जाता है, उस दिशा में कुछ काम कीजिए आप लोग। हमारी सरकार है और हमें इस विषय पे तो काम करना ही है। एक मुद्दा मैं जरूर यहाँ रखूंगी। डॉक्टर रहीस सिंह को धन्यवाद डॉक्टर रहीस जी, सचमुच वो 9 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात मैं यहाँ पर रखना चाहूंगी कि बजट केंद्र का भी आने वाला है। कई बार हमारी योजनाएं, जो आप नगर विकास की बात कर रहे हैं, केंद्र से पैसा और क्या परसेंटेज है उसका आवंटन बहुत देर से होता है। पिछले वर्ष यही स्थिति थी, चाहे वो महिला या बाल विकास में कहें, चाहे नगर विकास में कहें। अभी तक कई चीजों का जो एक फाइनल मिनट्स है वो भी नहीं आया है। तो केवल हम कितना बजट अपना खर्च कर पाए हैं और जितना हम कर सकते हैं उतना जरूर 2 महीने में कर लेंगे। मैं विजय बहादुर जी की बात कह रही हूँ। और एक इशू और है ना कि आपने अभी कल 27,000 करोड़ के आसपास का सप्लीमेंट्री बजट भी पास कराया है। 3,46,000 करोड़ आपके पास अभी मौजूद हैं। तकरीबन 3,75,00,000 रुपए का विशाल विपुल धनराशि आपके पास है। अब आपके पास समय बचेगा, अगर चुनाव टाइम पर होते हैं तो भी आपके पास वक्त सिर्फ दिसंबर तक का है और आपके पास मेरे ख्याल 10 महीने का भी वक्त मुकम्मल नहीं है इस पूरे बजट। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्राविधान किया है तो हम लोग की 100% कोशिश रहेगी कि ये बजट पूरी तरह कार्यान्वित हो और हम ये पैसा खर्च कर सकें, क्योंकि ये प्राविधान एक ऐसा नहीं कि चुनावी वर्ष में आया है। लैपटॉप योजना पहले वर्ष में आई। अब कोई योजना अगर अब हम सीमित कर रहे हैं, पहले हमने सबको दी और एक कन्या विद्याधन अब वापस ला रहे हैं। समाज डायरेक्ट डीबीटी जो है वो कृषि के क्षेत्र में लाना वो एक बहुत ही मुझे लगता है क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। नगरों में हम बात करें नगर विकास की, मेट्रो पे हम खर्चा कर रहे हैं पहले से, तो शायद इसलिए थोड़ा प्राविधान जरूर उधर कम है, लेकिन एक बैलेंस बजट है और इसका क्रियान्वयन पूरी तरह करेंगे। 3,75,00,000 की धनराशि पूरे 10 महीनों के लिए मुख्यमंत्री और पूरी सरकार के पास मौजूद है। अगर हम टाइम कैलकुलेट करें तो दिसंबर तक ये पैसे स्पेंड कर देंगे, अगर क्योंकि जनवरी फरवरी के आसपास इलेक्शंस उत्तर प्रदेश में प्रपोज्ड हैं, अगर समय से चुनाव होते हैं तो इस सिर्फ 10 महीने के वक्त पर इतनी बड़ी धनराशि का उत्तर प्रदेश के विकास और दूसरे कार्यक्रमों में खर्च हो पाना क्या आपको संभव दिखता है, जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड यूपी का रहा है? देखिए, ये पैसा जो इस बजट में दिया गया है, इस पैसे को रिलीज होना जब इसका शुरू होगा तो करीब करीब आधा अप्रैल बीत जाएगा मेरे ख्याल से। मई लास्ट से पहले, उससे पहले इसका बजटरी प्रोविजन और फाइनेंशियल जियो बहुत है, बहुत तेज काम करेंगे तो भी जो है वो अप्रैल के खत्म होने के बाद ही शुरू होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो समय बहुत कम बचता है। और जो विजय बहादुर पाठक जी आंकड़े बता रहे थे, थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि जो 13% 17% है, ये जब आप मार्च के आंकड़े उठाएंगे तो इसको आप बहुत बढ़ा हुआ पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की एक कार्य संस्कृति ऐसी हो गई है कि शुरुआती वित्तीय वर्ष के 3 महीने वो केवल प्लानिंग में और सैंक्शन में और तमाम चीजों में बीत जाते हैं। फिर बाद के 3 महीनों में थोड़ा काम शुरू होता है और आखिरी के 3 महीनों में वो सारा का सारा पैसा किसी तरीके से झोंक दिया जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दिसंबर तक का समय वाकई बहुत कम है और
6 महीने का जो मेरे समय ख्याल है, से इस बात से तो सहमत होंगे कि दिसंबर तक का ही इनके पास एग्जीक्यूशन का टाइम है। दिसंबर तक का ही एग्जीक्यूशन टाइम है, क्योंकि दिसंबर के बाद आप अगर आपके पास पैसा ही बचता है, तो आचार संहिता आ जाएगी, अनुपूरक आप ला नहीं सकते हैं, नई योजना कोई आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, जो शिलान्यास से लेके और उद्घाटन से लेके तो ये एक बड़ी चुनौती है, इतने पैसे का इतने कम वक्त पर 8 से 10 महीने में यूटिलाइज कर लेना सबसे बड़ी चुनौती, और तब जबकि पूरा वर्ष होने पर भी यूटिलाइजेशन का लेवल ये रहा है, तो ऐसे मौके पे बड़ी चुनौती है। और शायद युद्ध स्तर पर इस दिशा में काम करना पड़ेगा कि ठीक है हमने बजट दे दिया है, लेकिन अब बजट खर्च हो इस दिशा में प्रयास किया जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर की जो कार्यशैली है वो बड़ी ढीली ढाली लुंज पुंज है और चीजों को अटकाने की ज्यादा रही है। तो ऐसे में उनसे ये अपेक्षा करना कि वो बहुत तेजी काम करके 8 महीने में इस बजट को यूटिलाइज करा देंगे और फाइनेंशियल सैंक्शंस, फाइनेंशियल जीओज कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न अथॉरिटीज के पास पहुंच जाएंगे, तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। देखिए उनकी कार्यशैली आज जो है, जब वो मुख्यमंत्री के बगल में बैठ के उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, जब उनसे पूछा गया कि वैट का जो रिसीप्ट है उसको 10% कैसे बढ़ेगा, तो उन्होंने कहा कि भाई लक्ष्य तो बढ़ा के रखा ही जाता है, जबकि दुनिया जानती है कि आर्थिक मंदी के हालात है, बाजार की हालत ठीक नहीं। कैजुअल स्टेटमेंट, वो ऐसा अक्सर करते हैं। बाजार की हालत जैसी है उस दशा में वैट का कलेक्शन, बहुत बड़ा दबाव है वाणिज्य कर अधिकारियों के ऊपर कि कहां से इतना वैट का कलेक्शन करेंगे। आप एक तरीके से सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और मार्केट की विजय बहादुर पाठक, क्या इन 8 महीनों में बजट को ठीक से खर्च कर पाना ही सबसे बड़ी चुनौती है? अब ब्रजेश जी, सिद्धार्थ जी ने बड़े विस्तार से रखा और पिछले बजट के जिन आंकड़ों को मैंने कहा, उन्होंने कहा कि पहले 3 महीने में योजनाएं जारी होती हैं, दूसरे 3 महीने में कुछ खर्च हो पा रहा है, नहीं तो 9-10 महीने का, तो जिस मैं जनवरी तक के ही आंकड़े दे रहा हूं, तो स्वाभाविक है कि पिछले 4 वर्षों का जो इतिहास रहा है उसमें कोई मिरेकल हो जाएगा। और खुद मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं उनकी नाव को जो लोग डुबोने में लगे हैं, और आपने तो पकड़ लिया है उस शेर को। और जिस तरह से अधिकारियों का रवैया है, आप देखें जिस तरह अधिकारियों का रवैया है, पैसा आएगा कहां से? पैसा आने की जो स्थिति है, उस स्थिति पर जब सवाल जवाब है और अधिकारियों का जो व्यू पॉइंट है, उससे लगता है कि ये स्थिति, हाँ ये जरूर है कि ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं समाजवादी पार्टी के सूचना विभाग के विज्ञापन पटों पर, टीवी चैनलों पर कैप्सूल के रूप में चलेंगी जरूर कि इस मद के लिए, इस धनराशि के लिए इतना पैसा दिया गया, पर खर्च क्या होंगी 4 वर्षों का रिकॉर्ड है और वो सबके सामने है। जिस बात को हम देख सकते हैं, जिस बात को आप देख सकते हैं, उन्हीं के वित्त विभाग की साइट है, उन्हीं के वित्त विभाग के आंकड़े हैं। ऐसा तो है नहीं जब हर महीने के आंकड़े लोड होते हैं तो क्या ये मुख्यमंत्री नहीं देख सकते? और अगर देख सकते हैं तो क्यों नहीं मॉनिटरिंग करते हैं? क्या हम विपक्ष के नाते जब हम सवाल उठाएंगे तो हम पर तो उंगली उठाई जाएगी, लेकिन जो काम मुख्यमंत्री के जिम्मे है वो करना तो उन्हीं को होगा। जिस लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लगातार सरकार गिरती है, 216 करोड़ रुपया आधुनिकीकरण पर है, लेकिन वहीं निर्माण कार्यों पर 457 करोड़ रुपया डायल 100 पर है। पूरी तौर पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत तो है ना? एकदम जरूरत है। पूरी तौर पर ठेकेदार पोषित ये बजट है, जाते जाते काम शुरू कर दो, ठेका पट्टा दे दो सारे लोगों को, काम बने रहेंगे और चीजें चलती रहेंगी। डॉक्टर रहीम सिंह, क्या सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने इस बहुत कम वक्त में, अगर एग्जीक्यूशन के जैसा सिद्धार्थ बता रहे हैं कि अप्रैल लास्ट हो जाएगा फिर मई आ जाएगी, तो सरकार के पास जो समय है वो सिर्फ 7 से 8 महीने का एग्जीक्यूशन का टाइम है और 3,75,000 करोड़ की धनराशि, अगर इसमें से 1 लाख करोड़ हम वेतन भत्तों का अलग कर दें तो 2,75,000 करोड़ डेवलपमेंट के फंड में सिर्फ इतने समय में इंप्लीमेंट हो जा पाना उत्तर प्रदेश में संभव है? नहीं, मैं बिल्कुल सिद्धार्थ जी की बात से सहमत हूँ। अगर आप देखें योजनेतर जो आउटलेट दिया गया है वो बड़ा है, योजनागत तो खर्च कर ले जाएंगे, योजनागत में तो जो पेंशन या तमाम चीजें आएंगी, लेकिन जो योजनेतर विकास जो व्यय है, मुझे लगता है उसमें ये 50% से ज्यादा नहीं खर्च कर पाएंगे। तो इस स्थिति में जो विकास का एक मेजरमेंट इन्होंने तैयार किया है, तो यानी वहां पर भी सफलता 50% से अधिक नहीं करेंगे तो इनको तो चुनाव में भी जाना है ना, जनता के बीच भी जवाब देना है कि आपने बजट में तो ये प्रावधान किए थे पर एक्चुअल ग्राउंड में तो नहीं उतरे हैं। इनके सामने चुनौती तो डबल है। बिल्कुल डबल है, लेकिन मुझे लगता है जो बताया जाएगा वो तो जूही जी ठीक से बताएंगी कि भाई मैंने एलोकेशन तो किया है ना, अब मुझे लाओ तो फिर अगले साल फिर मैं दिखाता हूं कि इसके परिणाम क्या होंगे। चुनौती और विज्ञापन सुनहरे भविष्य के लिए, ये हाँ ये भविष्य के लिए है और उसके आधार पर जनता से ये कहना है कि भाई देखिए मैंने तो इतना बड़ा रूरल बजट दिया है, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। कई प्रदेशों का तो कुल बजट इतना नहीं होता है जितना केवल रूरल बजट है। करेक्ट है। तो ये एक जो प्रचारवादी पक्ष है ये ज्यादा
हावी ना हो जाए, ये मुख्यमंत्री को खुद असेस करना है। और सबसे बड़ी बात जो अभी आप कह रहे थे, हम मैक्सिमम विभागों के ऊपर बैठे IAS अधिकारियों का या सचिवों का देख रहे हैं, कार्य संस्कृति उतनी लचर है कि मैं किसी दे आर बेसिकली स्पीड ब्रेकर, ऐसे काम रोकें, ये प्रणाली पर वो वर्क करते हैं। इसको नियंत्रित करना होगा मुख्यमंत्री जी को, नहीं तो उनका जो विजन है उसको ध्वस्त और उनकी नाव यही लोग डुबोएंगे। अच्छा जूही सिंह जी, मुख्यमंत्री ने आज एक बड़ा दिलचस्प शेर पढ़ा जी। जब से पतवारों ने मेरी नाव को धोखा दिया जी। मैं भंवर में तैरने का हौसला रखने लगा। मैं इसका मतलब समझना चाहता हूँ, अब पहली और बार मेरे साथ साथ पूरा देश जानना चाहता है कि इसका मतलब क्या है। पहली बार उन्होंने कोई शेर कहा है और कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। और केंद्र सरकार का भी बजट जल्दी ही आने वाला है। कौन से हैं जो पतवारों पे लगे हुए हैं? वेट इकोनॉमिक सर्वे भी आने वाला है। चुनावी वर्ष केवल हमारे लिए नहीं है, केंद्र सरकार में जो सरकार है उसके लिए भी है और भी अन्य पार्टियों के लिए भी है। हमने अपना बजट कर दिया, चुनौती सही है। चुनौती आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई की कि अधिकारियों से इस बजट को जल्दी और इस से बहस जल्दी को बहुत गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि ये आपकी सरकार के हित की बात है। बिल्कुल सही बात है, और ये देश के हित की बात है, हमारे प्रदेश के हित की बात है कि तमाम वो IAS अफसर चिन्हित किए जाएं जो 4 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड जिनका स्पीड ब्रेकर के लिए रहा है डेवलपमेंट के लिए। फाइलों को अटकाना, सैंक्शंस को रोकना, फाइनेंशियल जियोज को रोकना, चल रही योजनाओं को रोक देना, उसमें व्यवधान उत्पन्न करना, गलत टिप्पणियां करके उसको निगेटिव करना, ये अफसरों की नियति है उत्तर प्रदेश। और यह कैजुअल एटीट्यूड जो आपने विजय बहादुर जी ने कहा, जो भ्रष्टाचार की स्थिति है, वो भी एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप जल्दी से जल्दी वो फाइनेंशियल जियोज जारी कर देंगे और अपना ज्यादा से ज्यादा बजट पहले आप अपना पहले डिपार्टमेंट पैसे नहीं रोकते हैं, पैसा रोकने का काम सिर्फ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट करता है, वित्त विभाग। सिद्धार्थ कलंस जी, इंपॉर्टेंट बात यह कि मुख्यमंत्री के इस शेर का मुझे तो पहले आप मतलब समझाइए कि जब से पतवारों ने मेरी नाव को धोखा दिया, व्हाट डज इट मीन, मतलब क्या है इसका? देखिए, पतवार विजय बहादुर पाठक जी तो रहे नहीं होंगे। हाँ। पतवार तो उनके पार्टी के ही लोग होंगे ना। और मुझे लगता है कि चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग आई थिंक। तो वो प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया भी वही हैं। धोखा कहीं मिला जरूर है। जी जरूर, क्योंकि प्रदेश के वो इशारा हो सकता है अफसरों की तरफ हो और उससे ज्यादा दलीय नेताओं की तरफ हो। मैं एक छोटा सा एक इशू है कि अभी हम लोगों ने बात की है ना कि इसका खर्च के साथ साथ एक चीज पे ये भी ध्यान दें कि हम रिसीप्ट की तरफ कैसे क्या काम करेंगे। आबकारी शुल्क में 19,250 करोड़ रुपए निर्धारित, 10% की वृद्धि जो है वो एक्साइज में भी 10% की वृद्धि है जी। अब आबकारी पे 10% का वृद्धि का लक्ष्य है। आप किसी दिन चर्चा करेंगे संभवतः जब वास्तविक आंकड़े आएंगे। अभी वास्तविक आंकड़े हमारे पास किसी के पास नहीं है कि आबकारी में आया कितना है, लेकिन जो महीना दर महीना समीक्षा बता रही है वो मुझे लगता है कि आबकारी विभाग रेवेन्यू रिसीप्ट के मामले में शायद 10 सालों में सबसे बड़ा फेल्योर साबित होने जा रहा है। 80% के आसपास, ऐसा आधा के आधिकारिक आंकड़ा नहीं है मेरे पास जी, लेकिन जो तयशुदा उनका टारगेट उससे 20% के आसपास पीछे हैं। अब वो 20% पीछे हैं और इससे आगे आपने 10% का लक्ष्य रख दिया तो कहां से पैसा आएगा? उसी पैसे पे तो निर्भर करता है इस बजट की तमाम सारी योजनाओं के लिए। कम कर दिया यूपी के लोगों नहीं, ये आप चाहे आप वैट को ले लें या आबकारी रिसिप्ट को लेके थोड़ा असमंजस है, ये कहना चाह रहे हैं। रिसिप्ट को लेकर टारगेट ठीक फिक्स नहीं किए गए, टारगेट ठीक फिक्स नहीं किए गए और रिसिप्ट एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है। उससे ज्यादा आप अब इसके बाद भी अगर आपने 10% बढ़त का लक्ष्य रख दिया, कहां से पूरा करेगा? और खासतौर पे आबकारी जैसा बता रहे हैं भाई, या तो पूरे प्रदेश को शराब ही पिलाई जाए तो फिर नहीं। अब तो अगला चुनाव भी आ रहा है ना, लोग ये कहेंगे कि आपने कहा था शाम की दवाई सस्ती करेंगे, जब 10% बढ़ाएंगे तो महंगी तो हो जाएगी ना। ऑलराइट, विजय बहादुर पाठक, ये जो पूरा बजट आया, इस बजट में आपको ऐसी क्या चीज दिखती है जिससे आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ने बजट बनाते समय सभी वर्गों का ठीक से ध्यान नहीं रखा? ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, जैसे सिद्धार्थ कलहन जी ने कहा कि प्राप्तियां और खर्चे दोनों का समन्वय नहीं है। आप योजनाओं के खर्च तो बढ़ा रहे हैं, जैसे सारी पेंशन योजना पर जैसा, और एग्जीक्यूशन में क्या ब्यूरोक्रेसी रोड़ा बनी हुई है? नहीं भाई, देखिए ब्यूरोक्रेसी तो उसी तरह की है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कराने का काम तो मुख्यमंत्री का है। जो चीज आप मान लीजिए, मैं फिर कहूंगा, आप लोग यही कहेंगे जो आप व्यूअर देख रहे हैं कि मैं ईटीवी पे बैठा हूं तो ईटीवी करता हूं। जो चीज ईटीवी पर करती है, जो चीज उनकी वेबसाइटों में है, जो चीज उनकी फाइलों में है, वो मुख्यमंत्री को नहीं दिखता है। और दिखता है तो अगर कार्रवाई क्यों नहीं करते भाई? हम आप नहीं करेंगे कार्रवाई, हम आप कह सकते हैं, आप खबर दिखा सकते हैं, हम उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन का काम तो मुख्यमंत्री का है। और अगर 4 वर्षों तक 46-48 महीने तक यही होता रहा तो भाई अकेले केवल अफसरों को कैसे दोष दिया जाए? मुख्यमंत्री को दोष नहीं दिया जाएगा।
आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप काम नहीं करा पा रहे हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? डॉक्टर रही और किसी ने हाथ तो रोका नहीं आपका। पॉलिसी बनाना मुख्यमंत्री का काम है, एग्जीक्यूशन के लेवल पे कहीं कमी तो जरूर है। मॉनिटरिंग करना तो उन्हीं का काम ना है, हमारे आपका मॉनिटरिंग करने से काम भी नहीं चलेगा ना। जो चीज आप दिखाते हैं वही देखकर कर दें। डॉक्टर रही सिंह, योर फाइनल वर्ड, आप इस बजट को लेकर आपका फाइनल कमेंट। बजट से एक तरफ जहां सोशल और एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रति मुझे एक बड़ी आशा जगी है, लेकिन जिस तरह से वैट पे या तमाम चीजों पर जो कर इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है, वो मुझे लगता टारगेट है 10-10% बढ़ा दिया है। नहीं, आप देखिए, और जो मार्केट सेंटीमेंट है, सिद्धार्थ सही कह रहे हैं, अब तक जो रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश में जो मार्केट डिमांड है वो घटी है, और ये और उसको ज्यादा घटाएगी। इससे क्या होगा, जो व्यवसायिक गतिविधियां हैं वो बहुत प्रभावित हो जाएंगी, और व्यवसाय अगर उत्तर प्रदेश का प्रभावित हुआ तो फिर रिसिप्ट्स अगले वर्ष में, जैसा कि सिद्धार्थ जी कह रहे थे, इनकी स्थिति अभी तो 30% का अनुमान है, हमें लगता है 30 से 40% के बीच कम आएंगे। तो ये आगे इम्बैलेंस करेगा, या जो भी आगे सरकार बनेगी उसके लिए बड़ी चुनौती ये पैदा कर देंगे। और एग्जीक्यूशन भी प्रॉब्लम है इस बजट को वो तो बहुत इम्प्लीमेंट बड़ी करने। प्रॉब्लम, वो मैंने पहले भी कहा, एग्जीक्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, जैसे अभी बात हो रही थी, मुख्यमंत्री जी को मॉनिटरिंग करना है, नो डाउट करना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हाई पोस्ट पर वही अधिकारी क्यों बैठा दिए जाते हैं जो अनइफिशिएंट हैं, नॉन परफॉर्मर हैं, जो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं से सरकार दोषी जरूर होती है, भले ही हम कहें कि हमारा सुपरविजन हमारा केवल है, नहीं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी हम ही है। तो ये दोनों को देखना पड़ेगा। ऑल राइट, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। जूही सिंह, सिद्धार्थ कलहंस, विजय बहादुर पाठक और डॉक्टर रही सिंह, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बजट की इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, अखिलेश यादव ने अब तक के अपने कार्यकाल का सबसे बेहतरीन बजट पेश किया है। 10 में 9 नंबर उनको मिलते हैं, लेकिन साथ में उनको ये नसीहत भी मिलती है कि अपनी ब्यूरोक्रेसी पर ध्यान रखें, क्योंकि उनके पास इस बजट को एग्जीक्यूट करने के लिए समय सिर्फ 7 से 8 महीने का है। तो ऐसे में वो अफसरों पर नजर जरूर रखें जो उनके विकास कार्यक्रमों और उनकी फ्लैगशिप योजनाओं में राह का रोड़ा बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।